गुड मॉर्निंग बच्चों। अब मैं आप लोग को जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो टॉपिक है आप लोग का कैंप साइकिल। कौन साइकिल कहता है भाई? कैंप साइकिल। तो कैंप साइकिल को क्रैसुलेशन प्लांट के नाम से जाना जाता है। कौन सा नाम से जाना जाता है भाई? क्रैसुलेशन प्लांट। इधर समझिएगा, क्रैसुलेशन। क्रैसुलेशन मतलब वह प्लांट होता है जिस पौधे की पत्ती मोटी और मांसल होगी। क्या होगी भाई? मोटी और मांसल होगी। वही प्लांट क्या होगा? क्रैसुलेशन प्लांट होगा। क्लियर है? या उस प्लांट को हम क्या कहते हैं? कैंप प्लांट कहते हैं। जितने भी जो कैंप प्लांट्स के जो ग्रुप होंगे वो जनरली जीरोफिटिक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। कौन से कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है? जीरोफिटिक। जीरोफिटिक मीन्स होता है मरुस्थली जगह में उगने वाले पौधे। और जो भी मरुस्थली जगह में जो प्लांट उगेगा उसे हम कौन सा प्लांट कहते हैं भैया? अपन कैंप साइकिल कहेंगे, या उसी को हम क्या कहेंगे? क्रैसुलेशन। क्योंकि जो मोटी और मांसल होती जो जीरोफिटिक प्लांट होगा वो जनरली दो प्रकार के प्लांट होगा। एक तो पहला हो सकता है क्रैसुलेशन प्लांट होगा, और सेकंड क्या होगा आपका? नॉन क्रैसुलेशन होगा। इसका मतलब समझते हो यार? क्रैसुलेशन मतलब होता है मांसल और नॉन क्रैसुलेशन मतलब होता है अमांसल। जैसे कि मांसल की हम बात कर रहे हैं, मांसल की मतलब क्रैसुलेशन। जैसे कि आपका देखिए चेहरा कितना चमक रहा है। क्यों चमक रहा है? क्योंकि क्या लगा के आई हो? एलोवेरा। तो जो एलोवेरा होता है उसकी मोटी की मतलब जो पत्ती क्या होगी? मोटी और मांसल होगी। और जो केवल खाएगा निकालेगा नहीं वो कैसा होगा? हेल्दी होगा। नहीं है समझ? जो केवल खाएगा निकालेगा नहीं वो क्या होगा? हेल्दी होगा। मतलब जो जीरोफिटिक प्लांट्स होता है, जो एलोवेरा का प्लांट्स, ठीक, वो मोटी और क्या होगी? मांसल होगी। तो वो कौन सा होगा? क्रैसुलेशन प्लांट। ये देखिएगा, है ये जीरोफिटिक? जीरो फिगर है ना यार? जीरोफिटिक है, जीरो फिगर है मतलब ये भी क्या है? जीरोफिटिक प्लांट है। मतलब मरुस्थली जगह में उगने वाले पौधे, बट इसकी जो पत्ती होगी वो पतली होगी, मोटी और मांसल नहीं होगी। जैसे कि बबूल, जैसे कि क्या होगा? बबूल, कने। इधर क्या ध्यान दे रही हो? ठीक, ये कौन सा प्लांट होगा? ये नॉन क्रैसुलेशन। सर इसमें बबूल और वही है। जब बोल रहे हैं जिसकी पत्ती पतली होगी तो बबूल बोले, अभी कनेर बोले, तो ये सब क्या है? जीरोफिटिक कैरेक्टर है। लेकिन जीरोफिटिक में कौन सा प्लांट होगा? ये नॉन क्रैसुलेशन प्लांट होगा, अमांसली पौधा होगा। और जिसमें मांसल होगा, जिसमें गुदा रहेगा वो क्या होगा? मांसल होगा। आया समझ? जैसे नागफनी, नागफनी क्या होगा? क्रैसुलेशन होगा। आया कुछ समझ? नहीं आया? पक्का? गुड। अब कहता है कैंप साइकिल का स्पेशल कैरेक्टर होता है, तो ये नॉन क्रैसुलेशन थी, मतलब जीरोफिटिक थी। जिसमें कांटा बनेगा, जिसमें कम पानी की आवश्यकता होती है, वो जनरली जीरोफिटिक प्लांट्स है। और जीरोफिटिक में स्पेशल कैरेक्टर होता है, अभी जो पढ़ा रहे हैं उसको। ठीक, जीरोफिटिक का स्पेशल कैरेक्टर होता है कि जनरली क्या होता है, जो भी कैंप साइकिल होगा उसका जो स्टोमेटा होगा, कौन होगा? स्टोमेटा। नाइट में क्या रहेगा? ओपन रहेगा। अभी तक हम देखते थे कि स्टोमेटर कब खुलता है? दिन को। और कैंप साइकिल का स्टोमेटर कब खुलेगा? रात में। और स्टोमेटा डे में क्या रहेगा? बंद रहेगा। क्या रहेगा? बंद रहेगा। क्लियर है? तो इस प्रकार के जो भी स्टोमेटा होगा वो डायर्नल स्टोमेटा कहलाएगा। ये क्वेश्चन पूछता है, डायर्नल क्या कहते हैं भाई? डायर्नल, डायर्नल स्टोमेटा। ये क्वेश्चन पूछता है, मैं पहले बता दिया हूं। अगर पूछा डायर्नल स्टोमेटा कौन सा साइकिल में पाया जाता है या कौन सा प्लांट में, तो कैंप प्लांट में। कौन सा प्लांट में मिलेगा? कैंप प्लांट में डायर्नल स्टोमेटा। डायर्नल स्टोमेटा क्या है तो पता चल गया। स्टोमेटा नाइट में क्या रहेगा? ओपन, और डे में क्या रहेगा? बंद रहेगा। तो ऐसे प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन दिन को होगा कि रात में होगा?
रात में होता है जब अच्छा, वो अच्छा, बोले थे विपरीत, सेम विपरीत होगा उसका, सेम विपरीत। जो क्रिया दिन को होता था वो यहाँ कहाँ होगा, रात में। जो क्रिया वहां रात को होता था वो कहाँ होगा, दिन में। आया कुछ समझ या जी सर, नहीं आया समझ? आ गया। मतलब इसमें कार्बन क्लियर हुआ? डाइऑक्साइड में निकले। मत इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन हमेशा कब होगा, दिन में। आया समझ? कार्बन डाइऑक्साइड को खाएगा कब, तो रात में खाएगा। जैसे बाकी पौधा क्या करता है, रात में छोड़ते हैं। शांत रहो मालिक, पहले पढ़ाने दो फिर बोलते रहो। एक तो पता नहीं रहता। कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा ये प्लांट क्या करता है भाई आपका, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्सेशन कब करेगा, ये दिन को करता है। रात में ये पौधा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ठीक। और रात में लेने के पश्चात उसका दिन को क्या करेगा, उपयोग करेगा। बाकी सभी प्लांट क्या करता है, दिन को कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और रात को फिक्सेशन करता है। क्लियर हुआ? ये है समझ, ये लगता है क्लियर है तक के। अब ये जो कैम्प साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करने के लिए, किसको ग्रहण करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करने के लिए एंजाइम्स पाया जाता है। किसको एक्सेप्ट करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करने के पौधे में कौन सा एंजाइम रहेगा, कौन सा एंजाइम रहेगा, पीईपी, फास्फोइनोल पायरुविक एसिड। क्लियर है तक के। कैम्प साइकिल का फर्स्ट प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट, फर्स्ट प्रोडक्ट मैलिक एसिड। ध्यान से समझिएगा, कैम्प साइकिल का पहला उत्पाद क्या रहेगा, मैलिक एसिड। उधर C4 साइकिल का प्रथम उत्पाद क्या लिखे थे, क्या लिखे थे, ऑक्जेलोएसिटिक एसिड। और यहाँ पास क्या देखे, हाँ मैलिक एसिड। क्लियर है तक के, आया समझ? ये जो मैलिक एसिड का निर्माण कैम्प साइकिल में कहाँ होता है, रात में बनेगा। कहाँ बनेगा, रात में। कैम्प साइकिल में जो मैलिक एसिड होगा वो पौधे के वैक्यूल्स में स्टोर रहता है। पौधे के कहाँ स्टोर रहेगा, वैक्यूल्स में। क्या स्टोर रहेगा, मैलिक एसिड। क्लियर हुआ? नहीं आया समझ? चलिए अब इसका साइकिल लिखेंगे, समझ आएगा। चलिए समझा दे हम इसको यार। क्रेसुलेशन प्लांट तो बोलते हैं, वही तो है क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। लिखना है तो लिख लीजिएगा, क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म लिखिएगा, क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। ये कैम्प साइकिल का नाम है, क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। हो गया, लिख लिए। साइकिल बना दूंगा मैं, साइकिल बना दे यार। चलिए साइकिल बनाइएगा फट से। नहीं चलता है, वो नहीं चल रहा है, बंद कर दिया है, आगे बढ़ जाओ। रा स्टोमेटा ओपन, दे स्टोमेटा क्लोज। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करने वाला POAA, मैलिक एसिड
सेम रहता है, कंफ्यूज नहीं करना। अरे सेम रहता है, एक टॉपिक बस चेंज रहेगा एक चीज में। गुड, चलिए इसको बना लीजिए, फिर समझाते हैं। चलिए इधर ध्यान समझिएगा। अब कहता है, क्या कहता है अभी आपका, कैंप साइकिल। कैंप साइकिल मतलब होता है ग्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। ठीक, अब देखते हैं सर हम इसकी क्रियाविधि मतलब मैकेनिज्म। तो देखिएगा, एक रात है और दूसरा क्या है आपका, दिन है। ठीक, बट ये है कि ऐसे पौधे का जो कैंप पौधा होता है उसका जो स्टोमेटा होता है वो डाई-अर्नल प्रकार का होगा। किस प्रकार का होता है अभी आपका, डाई-अर्नल। डाई-अर्नल मतलब समझते हो, जिसका रात में स्टोमेटा क्या रहेगा, ओपन, और दिन को क्या रहेगा, क्लोज। वो क्या कहलाएगा, डाई-अर्नल। क्योंकि मैं 2-3 नाम बताया हूँ, इसमें डाई-अर्नल, उसमें क्रेसुलेशन प्लांट, कैम्पो प्लांट, क्या बताया, क्रेंजेनेटम। ये क्वेश्चन पूछता है, पहले बता। तो जैसी रात को जब स्टोमेटा क्या हो गया, इसका ओपन होगा, तो रात में जब स्टोमेटा ओपन होगा तो कोई भी जीव जंतु किसका सिक्रेशन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो पौधा उसको पूरा क्या करेगा, ग्रहण करेगा। तो पौधे में ग्रहण करने में कौन सा एंजाइम होता है, पीपी होता है। पीपी से क्या बनेगा, ऑक्जेनो एसिटिक एसिड। ऑक्जेनो एसिटिक एसिड से क्या बनेगा, मैलिक एसिड। और यही पास क्या होगा, NADPH2 से क्या बनेगा, NAD। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल है, क्लियर है तक के। अब क्वेश्चन पूछता है कि कैंप साइकिल में ऑक्जेनो एसिटिक एसिड या मैलिक एसिड का निर्माण कब होता है, रात को होगा कि दिन में। क्लियर हुआ, जो उधर दिन को होता था वो यहाँ कहाँ हो रहा है, रात को हो रहा है, हुआ कि नहीं हुआ यहाँ। दूसरा, अब दिन को जो मैलिक एसिड होगा वो पौधे के कहाँ चला जाएगा। क्वेश्चन पूछता है कि मैलिक एसिड पौधे के दिन के समय कहाँ संग्रहित होता है, रिक्तिकाएं पे। रिक्तिकाएं मतलब वैक्यूल्स में। अब पुनः मैलिक एसिड वैक्यूल से बाहर आएगा और क्या बनाता है भाई, पुनः आपका मैलिक एसिड है। वैक्यूल से क्या निकल जाएगा, बाहर। बाहर निकलने के बाद क्या बनेगा, पैरविक एसिड, और पैरविक एसिड से क्या बनेगा आपका, पीपी। और पुनः कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आएगा, तो आपका C3 साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड का इसका क्या होगा, स्थिरीकरण होगा। और किसका निर्माण होगा भी आपका, ग्लूकोज का निर्माण होगा। और ग्लूकोज की कौन साइकिल चलेगी, तो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल चलेगा। और पुनः किसका निर्माण होगा, पीपी का। आया समझ है सर, यहाँ तो बताइए, इधर समझिएगा। दिन को रात से दिन बनता है, तो मैलिक एसिड कहाँ संग्रहित होगा, अब रिक्तिका से जैसे 12-1 बजे बाहर निकलेगा, वो बाहर निकलेगा तो मैलिक एसिड साइटोप्लाज्म में आगे आया। अब मैलिक एसिड से क्या बना आपका, पीपी बना। पीपी से पुनः कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आ गया आपका, C3 साइकिल पे आएगा। यस भैया, ये मैलिक एसिड से क्या बना आपका, पैरविक एसिड। पैरविक एसिड से क्या बना, पीपी। पुनः कहाँ आ गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड, C3 साइकिल में। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, फिक्सेशन होगा। और ये फिक्सेशन कब हो रहा है, डे में हो रहा है। बाकी पौधे में कब होता था, रात में होता था। तो डे में हुआ तो किसका निर्माण हुआ, ग्लूकोज का। और ग्लूकोज को मतलब टूटता है, पायरुविक एसिड में टूटेगा ना, तो पायरुविक एसिड में टूटेगा क्या क्या बोलते हैं उसको, ग्लाइकोलाइसिस। या उसी को पढ़े होगे EMP पाथवे, एम्बेडेड लेयर पारमास। पढ़े कि नहीं पढ़े, ठीक, EMP पाथवे बोलते हैं। ग्लाइकोलाइसिस हुआ और पुनः किसका निर्माण करेगा, पीपी का। और पीपी का पूरा निर्माण हुआ मतलब साइकिल क्या हो जाएगा, चलता रहेगा। तो ये कहलाता है आपका कैंप साइकिल। चलिए अगला लिखिएगा, अब लिखिएगा C2 साइकिल। हेडिंग डालेंगे आप लोग C2 साइकिल। चलिए लिखिएगा C2 साइकिल। स्टार्ट करें, ध्यान समझेंगे। यहां से एक टॉपिक आता है C2 साइकिल से, ठीक। मतलब अभी जितना भी पढ़ाया है कहीं ना कहीं से पूछता है यार, 1-2 टॉपिक हम पहले बता रहे हैं। अब देखते हैं पर C2
साइकिल, C2 साइकिल को फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। क्या कहेंगे भाई इसको? फोटो रेस्पिरेशन, मतलब हिंदी में कहते हैं इसको प्रकाशीय श्वसन। क्या बोलते हैं इसको? प्रकाशीय श्वसन। देखिए कहता है प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली वह श्वसन की क्रिया जिसमें, मतलब प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली श्वसन की वह क्रिया जिसमें कोई भी पौधा ऑक्सीजन को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। ऑक्सीजन को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा? रिलीज करेगा। यही क्रिया क्या कहलाएगा? फोटो रेस्पिरेशन। मतलब किसकी उपस्थिति में हो रहा है? तो प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है। जब लाइट की उपस्थिति में होगा तब ये क्या कहलाएगा? फोटो रेस्पिरेशन। क्योंकि आपको पता है कि श्वसन की क्रिया कहाँ होती है? कौन सा कोशिका में होती है श्वसन की क्रिया? गुड। माइटोकॉन्ड्रिया किस भाग में? गुड, F1 पार्टिकल। F1 पार्टिकल को क्या कहते हैं? गुड। आया समझ? नहीं आया? मतलब श्वसन की क्रिया कहाँ चलेगा बोला मैं आप लोग को? माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन यहाँ पास क्या लिखा है? फोटो रेस्पिरेशन, मतलब प्रकाश भी है और श्वसन भी है। तो कौन कौन कोशिकाएं भाग लेगा? तो लिखिएगा फोटो रेस्पिरेशन में 3 कोशिकांग भाग लेता है। कौन कौन कोशिकांग भाग लेता है? पहला क्लोरोप्लास्ट, जिसमें ग्लाइकोलेट का फॉर्मेशन होगा, जिसको कहते हैं फास्फोग्लाइकोलेट। या इसी को बोलते हैं क्या? ग्लाइकोलेट। कितने कार्बन वाला तत्व है? 2 कार्बन वाला तत्व है। इसका इसको कौन साइकिल कहते हैं? C2 साइकिल। क्लियर हुआ? दूसरा कौन भाग लेगा? पैरॉक्सिसोम। इसमें बनता है क्या? हाइड्रोजन पैरॉक्साइड। दूसरा किसका निर्माण होता है? ग्लाइसिन का। किसका निर्माण होगा? ग्लाइसिन का। तीसरा कौन भाग लेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। पिछले बार 2019 में यहीं से क्वेश्चन आया था, माइटोकॉन्ड्रिया से ही, तो फोटो रेस्पिरेशन का। माइटोकॉन्ड्रिया में किसका निर्माण होता है? सेरिन का फॉर्मेशन होगा। किसका निर्माण होगा? सेरिन का निर्माण। और माइटोकॉन्ड्रिया से ही क्या होगा? NH3, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड क्या निकलेगा? बाहर निकलेगा। चलिए इतना को लिख लो, फिर साइकिल बताते हैं इसका। चलिए इधर देखिएगा, ये आपका है C2 साइकिल है। कौन साइकिल कहता है अभी आपका? C2 साइकिल। C2 साइकिल तो कहते हैं प्रकाशीय श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? प्रकाशीय श्वसन। C2 साइकिल में 3 कोशिका में भाग लेता है। पहला भाग लेगा आपका क्लोरोप्लास्ट, दूसरा आपका पैरॉक्सिसोम, तीसरा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। कहता है क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों का जो कनेक्टिव लिंक होगा, कनेक्टिव लिंक कौन होगा? पैरॉक्सिसोम। तीनों का सीक्वेंस पूछता है। पहला क्या रहेगा? क्लोरोप्लास्ट, दूसरा क्या रहेगा? पैरॉक्सिसोम, तीसरा क्या रहेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। तीनों सीक्वेंस रहेगा। इसको भी क्वेश्चन पूछ चुका है, इसको सेट में पूछा था। क्लियर है तक? क्या कहता है? अब क्लोरोप्लास्ट है तो सर्वप्रथम एटमॉस्फेयर से क्या लिया बताया मैं आप लोग को? ऑक्सीजन। क्योंकि प्रकाशीय श्वसन में क्या लेता है? अंदर ऑक्सीजन। यहाँ से ऑक्सीजन को क्या लिया? अंदर। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया? बाहर। तो यही क्रिया क्या कहलाया? C2 साइकिल कहलाया। और जैसे ऑक्सीजन को बाहर लेता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? फास्फोग्लाइकोलेट प्लस क्या बनता है? फास्फोग्लिसरिक एसिड। इसमें से फास्फेट क्या निकल जाएगा? बाहर निकलेगा। तो बचेगा क्या? ग्लाइकोलेट। कितने कार्बन वाला तत्व था? 2 कार्बन वाला तत्व था। इस कारण इसको क्या कहते हैं? C2 साइकिल।
पूछा C2 साइकिल का पहला उत्पाद क्या होगा? ग्लाइकोलेट। कहाँ बनेगा ग्लाइकोलेट? तो क्लोरोप्लास्ट में। अब वो ग्लाइकोलेट क्लोरोप्लास्ट से कहाँ जाएगा? परऑक्सीसोम में। तो परऑक्सीसोम में ग्लाइकोलेट गया, वहां पास क्या बनेगा? ग्लूमेट एंजाइम की उपस्थिति में क्या बनाएगा? ग्लाइऑक्सोलेट और प्लस क्या बनाएगा? जल। मतलब परऑक्सीसोम में किसका निर्माण हुआ? ग्लाइसिन का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? ग्लाइसिन का। पुनः परऑक्सीसोम से ग्लाइसिन कहाँ जाएगा आपका? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा? बाहर। क्योंकि शरीर के लिए हानिकारक कौन कौन सा तत्व है? अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड। नाक के थ्रू क्या निकाले? यूरिन के थ्रू क्या निकाले? तो दोनों शरीर के लिए क्या था? दोनों बाहर निकल गया। अब दोनों बाहर निकला तो उसके बॉडी के अंदर क्या बनेगा? माइटोकॉन्ड्रिया में सेरिन का फॉर्मेशन होगा। इसका फॉर्मेशन हुआ, सेरिन का फॉर्मेशन होगा। क्लियर हुआ तक के? अरे यार, इस प्रकार के एमिनो एसिड होता है रे। अरे पढ़े हो ना, ल्यूसीन, मेथियोनिन, सेरिन। नहीं पढ़े हो? आर्जिनिन अभी नहीं पढ़े, बायो वाली कोशिश किया। क्लियर हुआ? सेरिन बना। अब ये पुनः सेरिन कहाँ चला जाएगा? परऑक्सीसोम। और परऑक्सीसोम में किसका निर्माण होगा? हाइड्रोजन परऑक्साइड का। किसका होगा? हाइड्रोजन परऑक्साइड। मतलब परऑक्सीसोम में हाइड्रोजन परऑक्साइड का निर्माण हुआ और दूसरा ग्लाइसिन का निर्माण हुआ। क्लियर हुआ? अब तीसरा किसका निर्माण हो रहा है इसी में? ग्लाइसरीन का। किसका निर्माण हो रहा है? ग्लाइसरीन का। पुनः ग्लाइसरीन कहाँ जाएगा? क्लोरोप्लास्ट में। और क्या बनाएगा? पीजीए बनाएगा। क्या बनाएगा? पीजीए। मतलब यहाँ पास कौन सा साइकिल चल रहा है? C3। कहानी खत्म। क्या क्या याद रखना इधर समझिए। अब क्लोरोप्लास्ट में ग्लाइकोलेट को याद रखना है। क्लियर हुआ? परऑक्सीसोम में हाइड्रोजन परऑक्साइड और किसको याद रखना? ग्लाइसिन। और माइटोकॉन्ड्रिया में केवल किसको याद रखना है? सीरीन। और क्या बाहर निकलता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। ये तीनों कोशिका क्या लेता है? भाग लेता है। बाकी किसी का कार्य नहीं होता। क्लियर हुआ तक यार? तो ये कौन सा साइकिल हुआ भाई आपका? C2 साइकिल हुआ। क्लियर हुआ तक यार? हो गया? हाँ, इसका फोटो खींच के ग्रुप में डाल दो यार। नीतू आज नहीं आए हैं, कोई दूसरा डाल दो यार। कौन आई है आज? हाँ चलो, प्रियंका डाल दो यार। चलिए, अगला हमारा जो इसी का टॉपिक है वो है प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। अब देखते हैं इसका हम क्या देखते हैं भाई? अपन कारक देखते हैं। क्या देखेंगे? कारक। फिर इसी में छोटे छोटे टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं आप लोग को, जैसे रेड ड्रॉप क्या है, इमर्सन क्या है, क्रिस्टले क्या है। यहाँ समझ आ? पहला लिखेगा प्रकाश को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब फैक्टर। तो देखिएगा प्रकृति में केवल दो ही कारक हैं। कितने कारक हैं यहाँ? दो। जैसे कि आपको घर में कितने लोग परेशान करते हैं? दो लोग परेशान करते हैं। एक तो सास करती होगी, दूसरा हस्बैंड करते होंगे। तो भाई सास और जो हस्बैंड करते होंगे दोनों में अंतर है ना। एक आपके साथ रहता है, आपके साथ रहता है मतलब क्या होगी वो? मतलब क्या होगा वो? इंटरनल फैक्टर होगा। तो हस्बैंड है एक, और सासू माँ मतलब क्या है वो? एक्सटर्नल फैक्टर है, मतलब बाह्य कारक है। क्योंकि प्रकृति में हमको दो ही चीज से रोक टोक रहता है। ठीक? एक तो घर वालों से, दूसरा पड़ोसी से। ठीक? तो उसी प्रकार से पौधे में प्रभावित करने वाले कितने कारक होगा? दो ही कारक होगा। एक कारक होगा आपका क्या होगा? बाह्य एक्सटर्नल फैक्टर। और दूसरा क्या होगा भाई आपका? इंटरनल फैक्टर होगा। अभी कैसे जुड़ रहे हैं चांदनी? फोटो खींच के डाले ना, फोटो खींच के डालेंगे अभी। तो प्रकाश में प्रभावित करने वाले कितने कारक बतला मैं आप लोग को? दो कारक। पहला एक्सटर्नल और दूसरा क्या होगा आपका? इंटरनल। एक्सटर्नल मतलब होता है बाह्य कारक। जैसे कि आपको पता होना चाहिए, पहला होता है क्वालिटी ऑफ लाइट। क्वालिटी ऑफ लाइट मतलब प्रकाश की गुणवत्ता। पहला क्या होगी? प्रकाश की गुणवत्ता। ये इंटरनल है। ये बाह्य कारक है। ये एक्सटर्नल है, इधर लिख लो ना, आप पढ़ रहे हैं। एक्सटर्नल है, इधर वाला क्या है भी आपका? इंटरनल है।
तो एक्सटर्नल में पहला देखिए क्या, प्रकाश की गुणवत्ता। प्रकाश की गुणवत्ता मतलब होता है क्वालिटी ऑफ लाइट। पहला क्या देखेंगे भाई, क्वालिटी ऑफ लाइट। चलिए इसको समझा दूं। अब ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, इधर पहले समझ लीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण, कौन सा संश्लेषण कहता है, प्रकाश संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रेड लाइट में क्या होता है, अधिक होता है। ये क्लियर हुआ। जबकि फोटोसिंथेसिस की क्रिया ब्लू लाइट में क्या होगा, कम होगा। लेकिन पौधा एब्जॉर्वेशन की क्रिया में, मतलब अवशोषण क्रिया, ब्लू लाइट को क्या करेगा, ज्यादा, और रेड लाइट को क्या करता है, कम। आया समझ, नहीं आया? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया लाल प्रकाश में क्या होगा, ज्यादा, और ब्लू प्रकाश में क्या होगा, कम। लेकिन ग्रहण करने की बात करो तो ब्लू लाइट क्या करेगा, ज्यादा ग्रहण करेगा, और रेड लाइट क्या करेगा, कम ग्रहण करेगा। आया आपको समझ? तो ये पहला क्वालिटी आप क्या हो गया, लाइट। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल विजिबल स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्ध्य में होती है। लिखिएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्ध्य में होती है। मतलब कहते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम में होती है। कहाँ होता है भाई, तो विजिबल स्पेक्ट्रम में, स्पेक्ट्रम के वेवलेंथ में। प्रकाश संश्लेषण लिखिएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्ध्य में होती है। लिखे यार, और लिखे कि नहीं लिखे यार चंद्रा, लिख लिए। मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्ध्य में अधिक होता है। इंग्लिश में है क्या, इंग्लिश में लिखा है? हाँ, विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ वेवलेंथ हाई। वो यहाँ तक लिख लिया प्रियंका, उधर अनुपमा, इधर कुमुदनी, हो गया ना। चलिए पहला पॉइंट हो गया, पहला क्वालिटी ऑफ लाइट समझ आ गया। दूसरा लिखिएगा आप लोग इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लिखिएगा इंटेंसिटी ऑफ लाइट। दूसरा लिखिएगा इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इसी में एक्सटर्नल नहीं बनता। और भाई अभी इंटरनल नहीं बोले हैं तो उसकी तरफ ध्यान मत दो, बोले थे ना केवल एक तरफ फोकस करो। यस, ठीक। दूसरा क्या कहता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी मतलब होता है प्रकाश की तीव्रता। किसकी तीव्रता कहता है भाई, प्रकाश की तीव्रता। तो प्रकाश में तीव्र से प्रकाश संश्लेषण की गति क्या होगी, तीव्र होगा। भाई जितना ज्यादा प्रकाश पड़ेगा उतना ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होगी, ज्यादा। लेकिन ज्यादा ही प्रकाश पड़ेगा, जैसे कितना प्रकाश आप लोग को पता होना चाहिए, कितना वेवलेंथ बताया था, गुड 400 से कितना 700 nm वेवलेंथ को क्या करता है, ग्रहण करता है। तो इतना रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होगी, अधिक होगी। और अगर इससे ज्यादा हो गया तो इससे ज्यादा होगा तो और ज्यादा होगा ना? क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की दर होगी नहीं, कोशिका क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। आया समझ? अभी टेम्परेचर बढ़ने दो, 48 46 होने दो, देखना चिड़िया कैसे भड़बड़ा के गिरती है ऊपर से। देखे कि नहीं देखे हो चिड़िया को मरते हुए, नहीं देखे होगे, देख लेना। मतलब जब टेम्परेचर हाई होता है तो रोड ऊपर कहीं चिड़िया मरा मरा दिखता है। ठीक नहीं है समझ, क्योंकि वो इतना टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं कर पाती है। आया कुछ समझ नहीं आया? तो पहला दूसरा क्या हुआ, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। मतलब एक मिनिमम, मतलब 400 से 700 लाइट को पौधा क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। अगर 700 से ऊपर होगा तो पौधा एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर 400 से कम हो गया तो प्रकाश संवेदन में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। पढ़े हो ना आप लोग, यार सब भूल गए हो। ठीक हो गया तक के। तीसरा
लिखिएगा आप अगला, प्रकाश की अवधि, ड्यूरेशन ऑफ लाइट, ड्यूरेशन ऑफ लाइट। क्या कहता है भाई? ड्यूरेशन ऑफ लाइट मतलब प्रकाश की अवधि। सब पौधों में क्या होता है यार इधर चंद्रा, सब पौधों में प्रकाश की ड्यूरेशन क्या होगी? अलग अलग होती है। अलग अलग पढ़े हो ना? कितने प्रकार के पौधा पढ़े हो? दीप्ति, गुड। पहला एलडीपी, दूसरा एसकेपी, तीसरा डीएनटी, पढ़े हो ना? एलडीपी मतलब होता है लॉन्ग डे प्लांट, लंबे दिन वाले पौधे। कितने दिन वाले? लंबे दिन वाले, मतलब जिसको हम क्या कहते हैं? लॉन्ग डे प्लांट। मतलब कम से कम ऐसे पौधे को 10 से 12 घंटा क्या चाहिए? प्रकाश चाहिए, तभी पौधे में पुष्पन की क्रिया होगी, अन्यथा पुष्पन की क्रिया नहीं होगी। आया समझ? शॉर्ट डे प्लांट, कौन सा प्लांट कहता है? शॉर्ट डे प्लांट, छोटे दिन वाले पौधे, कम से कम 6 से 8 घंटा बस इसको चाहिए क्या? प्रकाश। तो बाकी कितना? 10 से 12 घंटा क्या चाहिए इसको? अंधकार चाहिए, तभी पुष्पन की क्रिया होगी। डे नेचुरल प्लांट्स तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 से 24 घंटा प्रकाश रहे या क्या रहे? अंधकार रहेगा। जैसे कि अभी आप बहुत खा रही होगी केकड़ी, कद्दू, करेला, कुमड़ा, टमाटर, ना इसका कोई प्रकाश की आवश्यकता होती है ना छांव की। आया समझ? अब चलिए हमको बताएंगे आप लोग, इधर अनुपमा। ये इसका नाम क्या है सर नीचे वाले का? अरे डे नेचुरल प्लांट रे, दिवस निरपेक्ष पौधे। चलिए हमको बताइए चंद्रा, घर में कौन सा फसल उगाते हैं? गुड। धान कौन सा प्लांट है? डे नेचुरल प्लांट है कि लॉन्ग डे प्लांट है या शॉर्ट डे प्लांट है? लॉन्ग डे। गर्मी दिन में बोते हो? फिर दोनों में। अरे दोनों तीनों नहीं देखते हैं, सीजन को देखते हैं, जिस सीजन में रहता है उसी सीजन का फसल रहता है। ठीक? अरे बरसात और ठंड में क्या रहता है? लाइट मिलता है क्या ज्यादा? अरे नहीं मिलता है, कौन सा होगा वो? घर में चना बोते हो, गेहूं बोते हो, कब बोते हो? ठंडी। तो वो कौन सा प्लांट होगा? सुन लो रे गधो, नहीं जान रहे हो तो इधर सुनो, इधर ध्यान से सुन लो, बार बार मैं नहीं बताऊंगा, इधर समझ लो पहले। जिसको जून जुलाई में बोते हैं और नवंबर दिसंबर में काटते हैं, वो प्लांट होता है। आया समझ? नहीं आया? खरीफ मतलब खरीफ फसल। हाँ ठीक, इधर देखिएगा। अब कहता है जिसको दिसंबर और जनवरी में बोते हैं और मई जून में काटते हैं, वो क्या होगा रे? और किसी भी सीजन में किसी को हुआ होगा तो क्या हो जाएगा वो? तो धनिया और टमाटर क्या होगा? और सोयाबीन? शॉर्ट डे प्लांट में वो भी तो कभी नहीं, कभी कभी नहीं नहीं होता, सोजा भी कभी भी नहीं ठीक। होता, ठंडी में होता है। आया समझ? ठंड का दिन है वो, हाँ, नहीं आया समझ रही? नहीं आया लगता पक्का? यस। सर तो इसमें क्या है? अरे भैया इसको 5 घंटा प्रकाश मिलेगा तभी पुष्पन खिलेगा, 5 घंटा अंधकार रहेगा तभी पुष्पन होगा। हाँ, इसीलिए बोला ना 5 से 24 घंटा में कोई भी दिन रहे प्रकाश तभी उसमें पुष्पन की क्रिया होगी। तो ये क्या होता है? प्रकाश की अवधि। आया समझ यहाँ तक के? आया उधर क्या बोलते हैं, उधर नम्रता आई, कामेश्वरी, ठीक? आया यार? नहीं आया पक्का? अब एक क्वेश्चन पूछूं? चलिए ऐसे बताइएगा, ऐसे कौन सा प्लांट है जिसको अधिक प्रकाश, लगातार प्रकाश देने पर पुष्पन की क्रिया होगी? गुड।
नहीं है, उसमें प्रति है, जितना प्रकाश मिलेगा उसमें कुछ ना दिया। किसमें? अभी बताया रे मेरे चना रे गेहूं, चना गेहूं शॉर्ट को बताया हूँ। जब अभी बोया, इसको सुनो ना, इधर सुनो। जुलाई में जो बोते हो, जून जुलाई में धान बोते हो। देखिए जुलाई से अरे ठीक है ना, तो ये धान है ना यार, शॉर्टे प्लांट हुआ ना यार। तो वो लॉन्ग मैं लॉन्ग पूछ रही हूँ अच्छा लॉन्ग, तो जिसको दिसंबर जनवरी में बोते हो और चना नहीं बोते हो, गेहूं नहीं बोते हो, ठीक, ये क्या होगा? लॉन्ग डे प्लांट होगा यार। सर सोयाबीन जो है एसडीपी आएगा। हाँ एसडीपी शॉर्ट डे प्लांट आता है। हाँ क्योंकि जून ठीक है, आया आपको समझ रहे? नहीं आया? चलिए अगला, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता। अगला लिखेगा कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता। चलिए अगला फैक्टर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता। सांद्रता मतलब समझ जाओ, जितना अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड होगा उतना अधिक मात्रा में पौधा क्या करेगा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेगा यार। तो कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता डिपेंड करता है यार। ठीक, और अगर उच्च कार्बन डाइऑक्साइड की स्थिति हो जाएगी तब स्टोमेटा क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। पता है कि नहीं पता है आप लोग को? अरे भैया इधर देख लो, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये बताना मेरे को, फैक्ट्री के पास वाला पौधा और वो वाला पौधा क्या बोलते हैं, नॉन फैक्ट्री के पास वाला, तो दोनों का पौधा का पत्ती कैसा रहेगा बताइएगा? फैक्ट्री वाले का पौधा का पत्ती कैसा रहेगा? ये वाला रहेगा कि ये वाला रहेगा? ऊपर वाला नीचे वाला। और बाकी वाला का पौधा ऐसा, क्यों? कि भाई वहाँ पास कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या है? ज्यादा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, उस जगह में प्रकाश संश्लेषण की दर क्या जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? ज्यादा है। अरे केवल खाने वस्तु है और निकालने की संख्या क्या है? कम है, तो नहीं बुझाएगा। ये समझ आ? जैसे कि अभी ये पूरे दरवाजा को क्या कर दो? बंद कर दो, और 20 ठो बॉटल ला के ऑक्सीजन का यहाँ पास रख दो, और इतने लोगों को रख दो, तो सब हम मरेंगे कि जिएंगे? हम ये पौधा एग्जाम्पल लीजिए, अभी मर जाएगा। केवल ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन रहेगा रे, छोड़ने का जगह है ही नहीं है, खोलने क्या आएगा रे? नहीं है समझ भाई? जैसे केरला बंगाल आप लोग को पता होना चाहिए, केरला बंगाल किसको बोलते हैं? गोड। किसको बोलते हैं? जलकुंभी को केरला बंगाल कहा जाता है। पूरे बंगाल कलकत्ता में मछली का डेथ हो गया था। क्यों? क्योंकि वहां इतना अधिक ऑक्सीजन की मात्रा होने लगा था कि वहां कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या क्या हो गई थी? क्योंकि जलकुंभी बैठ सकते हैं? नहीं बैठ पाते सर मैं फोटो देख रही हूँ, बड़ा बड़ा रहता है। नहीं, इतना ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाता। सर्वाइव करता है लेकिन उसके ऊपर बैठ नहीं सकते वो, क्योंकि फ्री फ्लोटिंग प्लांट, तैरने वाला करता है इसलिए ठीक है। नहीं यार, अब जब आपस में सभी का जड़ी ज्वाइंट रहेगा तभी होगा, जब ऊंचाई ज्यादा रहेगा तब। ठीक आया समझ आता क्या? तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? ये सांद्रता के ऊपर। अगला लिखिएगा टेम्परेचर। अगला क्या कहता है भाई? टेम्परेचर, तापमान। तो आपको पता होना चाहिए तापमान क्या होता है भाई? अलग अलग होता है, और सभी पौधे के लिए तापमान क्या रहेगा? अलग अलग। जैसे आपका पता है प्रकाश संश्लेषण की दर 5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तापमान पर क्या करती है? निर्भर करती है। कितना डिग्री सेल्सियस से? 5 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक के पौधा क्या करता है? अपना तापमान को निर्भर करती है। अगर इससे ज्यादा तापमान होगा तो पौधा क्या हो जाएगा? उसकी जीव द्रव्य की क्रिया से क्या हो जाएगा? काम करना बंद हो जाएगा। आया समझा? और अगर मान लो 30 डिग्री सेल्सियस से अगर 35 डिग्री सेल्सियस हुआ तो प्रकाश संश्लेषण की दर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, बहुत तेजी से हो जाएगी। तो ये तापमान के ऊपर भी डिपेंड करता है भाई। और 0 फीट प्लांट है उसके लिए इतना तापमान तो चाहिए ही, और नॉर्मल प्लांट है तो क्या चाहिए? इतना तापमान चाहिए। नहीं आया समझा? जीरो फीटिंग में कितना? 0 फीट में बोले ना 30 से 35 डिग्री सेल्सियस।
इधर देखिएगा, ये सामान्य प्रकाश संसरण की दर होगी, ये कितना में सफिशिएंट होता है 0 पीटी का। अगर मैं पूछा 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने पर प्रकाश संसरण की दर में क्या होगी? गुड। आया समझ में? नहीं आया? जैसे कि अभी आपका शरीर का तापमान कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट में 98। अगर मान लो इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, अगर बॉडी का हाई हो गया तो इसका तापमान क्या हो गया? बढ़ गया, मतलब बुखार आ गया। बोलते हैं 105 डिग्री में ऊपर निकल जाओगे, 105 से 7 में निकल जाओगे ना। क्लियर है? नहीं आया समझ? आया अनुपमा? गुड। अगला लिखेंगे वाटर, प्रभावित करने वाले कारक में पहला लिखेंगे जल। तो मैं पहले बता दिया था कि कोई भी पौधा जल को कितना प्रतिशत जल का उपयोग करता है रामेश्वरी? कितना प्रतिशत जल को पौधा उपयोग करता है? केवल 1% को, बाकी 99 को क्या करता है? रिलीज करता है। तो अगर उससे ज्यादा एब्जॉर्ब करने लगेगा तो पौधा क्या हो जाएगा? सड़ जाएगा। अरे पानी में डूबा रहता है पौधा, क्या हो जाता है? मर जाता है ना रे। ये देखिए, और पानी की कमी होगा तब भी क्या जाएगा? डेथ कर जाएगा। आया कुछ समझ आ रहा है तक के? ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन तो पता है भाई, ठीक है, क्योंकि प्लांट बॉडी क्या करता है? ऑक्सीजन रिलीज करता है, वही ऑक्सीजन लेता भी है यार। चलिए अब लिखेंगे अब लिखेंगे इंटरनल फैक्टर। ऑक्सीजन लेता छोड़ता है, अब वो है ना यार, अभी कार्बन से खाता भी है, कार्बन से छोड़ता भी है। सारे पौधों को मिला के हाँ, सारों पौधों को मिला के देख लेंगे हम। फैक्टर तो सभी के लिए हो गया। अब देखते हैं इसका इंटरनल फैक्टर। इंटरनल में पहला लिखेंगे क्लोरोप्लास्ट। इंटरनल फैक्टर में क्या लिखेंगे? क्लोरोप्लास्ट। पहला क्या देखेंगे? क्लोरोप्लास्ट। इधर समझिएगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या रहता है? क्लोरोफिल। जिस पौधे में क्लोरोप्लास्ट की संख्या ज्यादा होगी उसमें प्रकाश संसरण की दर क्या होगी? और जिसमें कम होगा उसमें भी कम होगा ना यार। भाई जितना अधिक मात्रा में क्लोरोफिल होगा उतना अधिक मात्रा में फोटोसिंथेसिस होगा। अरे जितना खाओगे उतना ही काम करोगे ना। नहीं है समझ? ठीक है, खाना कम खा रहे तो काम कहाँ कर पाओगे? क्लियर हुआ? जैसे प्रेगनेंसी के दौरान कम खाना खाते हो ना तो काम भी करवाते हैं क्या उस समय? नहीं करवाते हैं, बहुत कम करवाते हैं। आया समझ आ? तो उसी प्रकार से क्लोरोफिल होता है यार। क्लियर हुआ तक के? चलिए दूसरा देखते हैं प्रोटोप्लाज्मिक फैक्टर, मतलब जीव द्रव्य कारक। दूसरा क्या होगा? प्रोटोप्लाज्मिक फैक्टर, जीव द्रव्य कारक। अब देखिएगा, प्रोटोप्लाज्मिक फैक्टर मतलब कोई भी जीव द्रव्य में, पौधे में भी क्या है? ग्लूकोज है। इसका जल्दी विघटन होने लगेगा। क्या होने लगेगा भाई? जल्दी विघटन होने लगेगा तो प्रकाश संश्लेषण की उत्पाद की स्थिति क्या हो जाएगी? निष्क्रिय हो जाएगी। ठीक, तो फोटोसिंथेसिस की दर में भी इसमें क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है? इफेक्ट हो रहा है, मतलब जीव द्रव्य इसका काम करना क्या हो गया? बंद हो गया। ठीक, इधर समझिएगा, प्रोटोप्लाज्मिक फैक्टर जीव द्रव्य का, जैसे कोई भी पौधा जितना ही जल को ग्रहण करेगा उसका बॉडी उतना ही मूवमेंट करे। जैसे हमारा प्रोटोप्लाज्म, हम जितना पानी पी रहे हैं उतना हमारा शरीर क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। पानी कम पिएंगे तो हमारा शरीर क्या हो जाएगा? मूव कम करेगा। तो उसी प्रकार से पौधे में क्या होता है? ग्लूकोज बनता है। अगर ग्लूकोज के निर्माण में अगर प्रोटोप्लाज्म में क्या प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ेगी तो उसकी क्रिया क्या हो जाएगी? निष्क्रिय हो जाएगी, प्रोटोप्लाज्म काम करना बंद हो जाएगा। जैसे अभी हम पानी पी रहे हैं तो हमारा प्रोटोप्लाज्म क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। जैसे आप लोग को पता होना चाहिए, रायगढ़ में एक बाबा है। रायगढ़ में क्या है? बाबा है। न बोलते हैं, न पीता है, न खाता है, लेकिन वो मनुष्य है। और मनुष्य है, अगर लिक्विड चीज नहीं खाएगा तो 2 महीने के बाद उसका डेथ सुनिश्चित है। कुछ भी चीज ले लेकिन लिक्विड फॉर्म लेगा तभी सरवाइव करेगा, अन्यथा सरवाइव नहीं करेगा। ये मनुष्य जीव है और मनुष्य जीव बिना वाटर, बिना लिक्विड का सरवाइव नहीं कर सकता।
आया समझ? आप साल भर जिंदा रहेंगे, आप केवल दूध बस पिएंगे तब। आया समझ? पानी बस पिएंगे तो सब जिंदा रहेंगे, क्योंकि पानी में सभी प्रकार के क्या रहेगा, मिनरल न्यूट्रिशन, जो शरीर के लिए क्या होती है, आवश्यक होती है। आया समझ? केवल आप सेव का जूस पिएंगे तब भी सरवाइव करेंगे। नहीं आया समझ? यस सर। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लिक्विड फॉर्म में कुछ लेना, लेकिन लिक्विड फॉर्म में लेना आपको जरूरी है, सॉलिड नहीं। सॉलिड लोगे तो उत्सर्जन कहाँ से होगा, नहीं है समझ रही? अरे लीवर को भी चलना है, फंक्शन चलना है, ब्लड को प्यूरिफाई करना है, तो उसके लिए क्या चाहिए, लिक्विड चाहिए। आया समझ? नहीं आ लगता, इसलिए लिक्विड का होना शरीर में जरूरी है। आया समझ? तो कोई बाबा है मानते हैं, सब चीज अच्छा है, नहीं आया समझ, लेकिन बिना खा पिए वो बाबा जिंदा 12 नहीं बजे रह उठते सकते। हैं तो लेते हैं। अरे कुछ भी लेते होंगे भाई, लेकिन लेते होंगे। कोई नहीं देखे अभी तक? हाँ नहीं देखना है, कोई नहीं देखना देखता है। है, उससे पहले सर 12 बजे खाना उठते हैं खाए। लेकिन कुछ खाने पीने कुछ। हाँ, लेकिन कोई नहीं आज तक आज तक के नहीं देखे। हाँ, कितना देखो खाते पीते कोई नहीं देखता है, सब मतलब 12 बजे उठते हैं। इतना दूध पे रहना वो बहुत बड़ी बात है देखने हो सकता है नीचे कहीं टंकी हो, पाइप लगाता तो हो, सब लोग को बैठे पता नहीं बैठे। तो कैमरा लगा है। अरे ठीक है, तो ऐसे लेटते होंगे, ऐसे कर लेते होंगे। नहीं करते हैं सर, तो वैसे आज ही ध्यान मुद्रा में में बैठा अच्छा रहते हैं। खेल हाँ तो कुछ पीते होंगे भैया, चलो चलिए अब अगला लिखिएगा इसमें, यहाँ तक लिख लिए यार। अब चलिए हम जो बता रहे हैं उसको लिखिएगा भैया। लिखिएगा ब्लैकमैन, अब थोड़ा फाइन फाइन लिखिएगा। ब्लैकमैन ने डार्क रिएक्शन को दिया था या सीमा कारक का सिद्धांत दिया था। नोट करके अरे हाँ नोट करके लिखिए ना, लिखिएगा ब्लैकमैन ने सीमा कारक सिद्धांत को दिया था। ब्लैकमैन ने सीमाकारी सिद्धांत को दिया था। देखिए डेनियल ने फोटोफॉस्फोरिलेशन शब्द को दिया था। लिखिएगा डेनियल ने फोटोफॉस्फोरिलेशन शब्द को दिया था। फोटोफॉस्फोरिलेशन शब्द को दिया था। लिखिए रॉबर्ट मेयर ने, लिखिएगा रॉबर्ट मेयर ने प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा का, लिखिएगा रॉबर्ट मेयर ने प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा का स्थानांतरण रासायनिक ऊर्जा के रूप में होता है बताया था। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा का स्थानांतरण रासायनिक ऊर्जा के रूप में होता है। मतलब अगर पूछा प्रकाशीय ऊर्जा का स्थानांतरण किस रूप में होगा तो रासायनिक ऊर्जा के रूप में। किसने बताया पूछेगा तो रॉबर्ट मेयर ने। देखिएगा वान सैक्स ने फोटोसिंथेसिस शब्द को दिया था। देखिएगा वान सैक्स ने प्रकाश संश्लेषण शब्द को दिया था। लिखिएगा वान सैक्स ने प्रकाश संश्लेषण शब्द को दिया था। लिखिएगा प्रिस्टले ने बताया था कि पौधे दूषित वायु को शुद्ध करता है। देखिएगा प्रिस्टले किसने बताया था, प्रिस्टले ने बताया था कि पौधे दूषित वायु को शुद्ध करता है। लिखिएगा रेड ड्रॉप, एक शब्द लिखिएगा रेड ड्रॉप। रेड ड्रॉप, रेड ड्रॉप, रेड ड्रॉप। लिखिएगा 680 nm में 680 nm से कम पर 680 nm से कम पर प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी आती है। प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी आती है तो उसे रेड ड्रॉप कहते हैं।
जिसको रॉबर्ट इमर्सन ने दिया था। रॉबर्ट इमर्सन ने दिया था। इमर्सन फ्रॉम ऑरेंज। हाँ, लिखिएगा इमर्सन ने ही पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट और सेकंड को दिया था। लिखिएगा इमर्सन ने ही पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट और सेकंड को दिया था। ठीक है, ये टॉपिक आप लोग का क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब कल मैं पढ़ाऊंगा आप लोग को, अगला टॉपिक है रेस्पिरेशन। इसको कल स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेशन को हम, ठीक है।